में भारी गिरावट। निफ्टी 427 से ज्यादा अंक गिरकर 15,774 के पास बंद। सेंसेक्स 1457 अंक टूटा। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। आज रिटेल महंगाई के आंकड़े आ गए। रिटेल महंगाई दर में कमी दर्ज की गई। मई 2022 में रिटेल महंगाई दर 7.04% रही। सभी ओर से हम देख रहे हैं कि बुरी खबर ने घेरा हुआ है। अब ऐसे में आपके निवेश पोर्टफोलियो, जहां पर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बैठे हों या 3 से 5 साल के नजरिए से आपने रणनीति बनाई हो, आज रात को हो सकता है कि आपको चैन की नींद ना आए। लेकिन हमारे रहते ऐसा मुमकिन नहीं है। जी हाँ, हम आपको आज के इस शो में सबसे पहले तो इस गिरावट के पीछे की वजह समझाएंगे। इस गिरावट का और आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का या आपके योजनाबद्ध पोर्टफोलियो का किस तरह से इम्पैक्ट होगा, इस बात को विस्तार से समझाएंगे। जहां पर रुपए की कमजोरी की बात हो, इक्विटी या डेट बाजार की बात हो या बढ़ती हुई महंगाई की बात हो, यूएस के बाजारों में जिस तरह से उच्चतम स्तर पर महंगाई पहुंच रही है, इन तमाम समीकरण को हम समझाएंगे आपके निवेश पोर्टफोलियो की बदौलत। आपको बताएंगे क्या आपको निवेश में फिलहाल बने रहना चाहिए, बदलाव करना चाहिए या फिलहाल बाजार को सिर्फ ट्रैक करना चाहिए। आज इस शो में इन तमाम मुद्दों पर खास बात होगी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुक करेंगे ऑन द शो पर, जहां पर दुनिया भर के इक्विटी बाजार से लेकर रुपए की गिरावट तक निवेशकों की क्या हो रणनीति, हम आपको बताएंगे। 2,10,000 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी कर चुके हैं एफआईआईज। यूएस के बाजारों की गिरावट पर शुरुआत डाउ जोन्स में हमने देखा 600 अंकों से ज्यादा की कमजोरी। S&P 500 बेयर टेरिटरी में आया। नैस्डैक में 3% की गिरावट। इन चौतरफा गिरावट और अनिश्चितता के माहौल में आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या है जरूरी रणनीति। साथ ही अगर आप भी इस गिरावट से परेशान हैं और असमंजस में हैं कि निवेश बढ़ाएं या रोकें, अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपके सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। चलिए, तो आज के शो की शुरुआत होने वाली है ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी के साथ, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और बेहद अहम दिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के मुद्दे हमेशा निवेश से जुड़े होते हैं संतोष, लेकिन आज हम गिरावट से जुड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और ये गिरावट है जो बाजार में आज हमने देखी है। और अभी भी अगर हम देखें तो यूएस के बाजारों की शुरुआत जो है वो गिरावट से ही हुई है। शुक्रवार को हमने माहौल ख़राब होता हुआ देखा, जहां पर यूएस के जो महंगाई के आंकड़े हैं वो 40 साल के उच्चतम स्तर पे लगभग 8.6% पर पहुंच गए। और वहां से जो माहौल ख़राब हुआ है, दुनिया भर के बाजारों में हमने देखा है कि मूड बिगड़ा है। इस गिरावट को आप कैसे समझाएंगे संतोष? हाय कविता। कविता, मार्केट्स में उतार चढ़ाव एक रोज का बिहेवियर है। एज इन्वेस्टर्स हम लोगों को फोकस करना चाहिए अपने गोल्स और अपने एसेट एलोकेशन के ऊपर। और अगर हम उस पर फोकस रहेंगे तो ये मार्केट की गिरावट या मार्केट के उतार चढ़ाव हमारे पोर्टफोलियो को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम समझना चाहें कि मार्केट क्यों गिर रहा है इस टाइम पे, तो एक्चुअली जो इश्यूज मार्केट में चल रहे हैं या कंसर्न्स जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को रहा है पिछले 5-6 महीनों से या पूरा 2022 हम पकड़ेंगे तो वो एक ही रहा है। वो है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले थे बिगिनिंग में और अब बढ़ रहे हैं पिछले 3 महीनों से। तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है, हमने देखा है कि जब फेड पैसा प्रिंट कर रहे थे या इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड लो थे यूएस में, और उसकी वजह से हर मार्केट में एक तेजी थी। हर स्टॉक मार्केट नई ऊंचाइयां छू रहा था। जब वो पैसे की कटौती होती है या पैसा महंगा हो जाता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के रूप में, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है और वो सबसे पहले एक सेफ हेवन ढूंढते हैं अपने
प्रॉफिट्स को बचाने के लिए या अपने प्रिंसिपल अमाउंट को बचाने के लिए। तो वही हो रहा है मार्केट्स में इस टाइम पे। अगर आप देखेंगे तो यूएस फेड ने जो एक्शन लिया है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का और अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम करने का, टेपरिंग जिसको बोलते हैं, वो उसका एक ही रीजन है, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। महंगाई हर जगह बढ़ते जा रही है और जैसे कि आपने बताया यूएस मार्केट्स में इस टाइम पे इन्फ्लेशन 8.6% है, जो कि 40 साल से में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रह चुका है मार्केट में। और ये इन्फ्लेशन की रीडिंग के मुताबिक पिछले हफ्ते जब आई थी तो मार्केट्स का एक्सपेक्टेशन ये है कि फेड अभी जो पॉलिसी मीटिंग होगी नेक्स्ट 15 जून को, उसमें फेड 50 पैसे से नहीं जबकि 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। मतलब 0.75% से इंटरेस्ट और बढ़ेंगे। जब 0.75% इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो सडनली हर बिजनेस को इम्पैक्ट होगा और जाहिर है कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने पैसे को सेव करने के इसमें है, इसलिए वो हर जगह बिक्री हो रही है। जैसे कि आपने बताया इंडिया में 2,10,000 करोड़ का ऑलरेडी बिक्री हो चुकी है। तो सब यूएस मार्केट में एक सेफ हेवन है जिसके लिए पैसा निकाला जा रहा है और वहां डाला जा रहा है। और ये चलता रहेगा कुछ टाइम तक जब एक तक बात ध्यान इंटरेस्ट देने रेट वाली बढ़ना ये कम नहीं है होगा। कि सिर्फ इक्विटी बाजार में गिरावट का पेन नहीं है, महंगाई बढ़ रही है हमारे यहाँ, वो एक पेन है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, वो एक पेन है। आज हमने देखा कि इंट्राडे में लाइफ टाइम लो टच किया है रुपए ने। जो मई के सीपीआई के आंकड़े आए हैं वो थोड़ी राहत देने वाले आए हैं, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे कुछ कदम उठाए जिसकी वजह से हमें कुछ कंट्रोल महंगाई दर में आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन हमने देखा अप्रैल में तो 7.79% पर तो ये आंकड़ा था ही। लेकिन क्या हमें मानना चाहिए कि आने वाले वक्त में ये महंगाई अब थोड़ी सी टेम डाउन होगी? अब में तो ब्याज दरें बढ़ेंगी लेकिन उसका इम्पैक्ट तो हमारे बाजारों पर भी होगा। डॉलर इंडेक्स में मजबूती हम आते हुए देखेंगे, जिसके चलते हम रुपए में लगातार कमजोरी का एक ट्रेंड हो सकता है अगर आरबीआई की इंटरवेंशन जब हो तब हो। लेकिन तब तक तो हम कमजोरी और फ्री फॉल देखते ही रहेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो में एक निवेशक को या एक निवेशक के लिए रातों की नींद गंवाना काफ़ी लाजमी है। हम कहते हैं कि आप जब भी रणनीति बनाते हैं, जब भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन चौतरफा मार एक निवेशक के पोर्टफोलियो में, संतोष, ये तो चिंता क्रिएट करेगी ही करेगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल कविता, जो आपने बात कही है ये एक कोई भी प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर को भी एक स्लीपलेस नाइट्स दे सकता है। लेकिन जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कभी गारंटी नहीं मिलती है। हमको एक थॉट से इन्वेस्ट करना पड़ता है कि वोलेटिलिटी आपको एडवांटेज देगी अपनी परचेज प्राइस कम करने का। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए। और जो इन्वेस्टर्स पिछले काफी टाइम से मार्केट का गिरने का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के लिए अच्छा मौका है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे स्टार्ट करने का। हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट अभी और डाउनसाइड नहीं है। नो, किसी को पता नहीं है कि डाउनसाइड कहाँ तक रुकेगी। निफ्टी 14,000 तक जाएगा कि 15,000 तक जाएगा कि कल से यू टर्न मारेगा मार्केट, किसी को पता नहीं है। तो आप अपने गोल्स पे फोकस करिए। आप एक दिमाग में बात बना के चलिए कि अगर कोई भी पैसा आपको नेक्स्ट 1 साल में लगने वाला है, वो आप अपना पैसा सुरक्षित कर लीजिए बहुत जल्दी। क्योंकि अगर मार्केट और गिरा तो आपके जो अगले साल के गोल्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आप अपना इन्वेस्टमेंट्स कम करिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये उतार चढ़ाव को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरफ यूज करिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो को ठीक बनाइए। परेशान मत होइए। बिल्कुल। वैसे इस माहौल में संतोष, निवेश की रणनीति बनाना मेरे ख्याल से काफ़ी हिम्मत वाला काम होगा। और ये काम वही लोग कर सकते हैं जो बाज़ार को ट्रैक करते हों, समझते हों और बाज़ार की फितरत को स्पेशली जानते हों, जो कि उतार चढ़ाव से भरी होती है। लेकिन क्योंकि हमारे साथ संतोष हैं तो निवेश के हमेशा कोई ना कोई गुर हम इनसे सीखते ही हैं। और आज आपको हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का एक गुर सिखाना चाहते हैं। भारतीय म्यूचुअल फंड के जरिए केवल आपके पास फंड ऑफ फंड का ही विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, विदेशी बाजारों में निवेश करने का। लेकिन उससे पहले संतोष मुझे बताएं कि मौजूदा समय में ये रणनीति क्या अपनाई जा सकती है? तो कविता, जैसे कि मैंने बताया कि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लान में कोई रीजन नहीं होना चाहिए चेंज करने का। तो अगर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं तो आप उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट बनाए रखिए।
अभी इस टाइम पे इंडिया में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है पहली बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए इंटरनेशनल में। अगर कोई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कुछ-कुछ फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या मंथली एसआईपी रजिस्टर करके कंटिन्यू करते आए हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो या कोई एस&पी 500 की एसआईपी आपने करके रखी हुई है, तो वो आप जारी रखिए। उसमें कोई आप चेंज मत करिए, क्योंकि जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का प्रिंसिपल है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से आपकी प्राइस को एडवांटेज मिलता है कम यूनिट से ज्यादा यूनिट्स खरीदने का, तो वो आपको एडवांटेज मिलते रहेगा कि यूएस मार्केट इस टाइम पे नैस्डैक खास करके 31% डाउन है इस साल, और एस&पी 500 भी 21% डाउन है। तो ये बहुत ज्यादा करेक्शन है एक छोटे टाइम पीरियड में। तो अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो आप उसको कंटिन्यू करिए। नई एसआईपी आपको वेट करना पड़ेगा जब तक पूरे फंड्स मार्केट में फिर से खुले नहीं जाएं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ये अच्छा तरीका है, अच्छा समय है अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखने का। अब मुझे ये बताएं कि एक बहुत ही बढ़िया तरीका था, अलग अलग तरीके से बेसिकली आप निवेश कर सकते थे, लेकिन अब सेबी की कैपिंग की वजह से बहुत ज़्यादा विकल्प म्यूचुअल फंड के जरिए तो है नहीं आपके पास निवेश करने के। लेकिन फंड ऑफ फंड्स में अगर निवेश करना हो इस वक्त, तो किस तरह के फंड ऑफ फंड्स अवेलेबल है और रणनीति किस हिसाब से बनाई जाए? सो फंड ऑफ फंड जो इस टाइम पे अलाउड है कविता, वो टिपिकली ऐसे फंड्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एक डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड है जो कि इनोवेटिव ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है। वो टेक्नोलॉजी जो फोकस ज्यादा होते हैं और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो एक थीमेटिक आइडिया है। दूसरा इन्वेस्टमेंट अगर आप सोचेंगे तो मार्केट में अवेलेबल है नावी म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही यूनिक ईटीएफ है जो कि वैनगार्ड टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ नाम से इन्वेस्ट करता है, जिसमें कि ऑलमोस्ट यूएस के 4000 स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट जाता है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड ईटीएफ है। परफॉर्मेंस काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म में, और ये सही तरीका होगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप एक नई एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो ये सही तरीका होगा। बाकी जो फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो नैस्डैक फोकस्ड एफओएफ्स हैं जो कि नैस्डैक ईडीएफ में पैसा लगाते हैं। अब नैस्डैक हमने देखा है कि 31% करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी इस साल, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि और करेक्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा पड़ा था यूएस के फेड का जो इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, रिकॉर्ड लो थे और क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम चल रहा था, तो उसके चलते टेक्नोलॉजी कंपनीज को ज्यादा फायदा पड़ा था, क्योंकि इन्वेस्टर्स वीसी फंड्स काफी पैसा लगाते थे टेक्नोलॉजी फोकस स्टार्टअप्स। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने काफी जोरी से रिटर्न दिया था पिछले 4-5 सालों में। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बुराई नहीं होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी थीम में पूरी तरह इन्वेस्ट करना आपका पूरा पैसा सही नहीं होगा। तो आप या फिर नावी यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ का जो फंड ऑफ फंड है उसमें कुछ पैसा लगाएं, कुछ नैस्डैक में लगाएं, या पूरा का पूरा आप जो अपना इंटरनेशनल लोकेशन करना चाहते हैं यूएस मार्केट्स में, वो आप नावी के फंड ऑफ फंड में कर सकते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में हम निवेश कर सकते हैं भारत में बैठे बैठे। मान लीजिए अगर हमें यूएस से किसी स्टॉक में निवेश करना हो या उसका एक पोर्टफोलियो बनाना हो, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? यस कविता, वी कैन डू दैट। आज एनएसई का जो आईएफएससी में एक गिफ्ट सिटी है, उसमें आप बहुत सारे आपके ट्रेडिशनल ब्रोकर्स अभी अलाउ करते हैं। यूएस के कुछ टॉप 50 स्टॉक्स अवेलेबल, आप इंडिया में बैठे बैठे खरीद सकते हैं। आपको पैसा रिमिट नहीं करना पड़ता है बाहर, आप इंडिया में ही अपने बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके ब्रोकर के पास फैसिलिटी है तो। लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम होगी जो एक इन्वेस्टर को इस टाइम पे कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट करने में होगी, कि कौन से स्टॉक का विजिबिलिटी आपको है, कौन से स्टॉक की अर्निंग्स अच्छी रहेगी और कौन सा स्टॉक आपको रिटर्न देगा इस मार्केट में जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल और अनसर्टन है। तो अगर आपको लगता है कि आप रिसर्च करके एक खुद की कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो उसी टॉप 50 कंपनीज हैं जो कि इस टाइम पे ट्रेडिंग अलाउड है, तो आप करिए। नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो
जो यूएस स्टॉक मार्केट का फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर अवेलेबल इस टाइम पे है, आप उसमें करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल जो कि अल्फाबेट नाम से ट्रेड होता है, एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि ये कंपनीज डाउनटर्न को अच्छे से हैंडल करेंगी, तो आप इन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। इसमें आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको एक अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बोलते हैं, वो आपको मिलती हैं, डायरेक्ट शेयर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन ये एनएसई की तरफ से पूरा टाई अप है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको उस शेयर की वैल्यू मिल रही है। इसमें फ्रैक्शनल शेयर्स भी हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि आपके यूएस मार्केट के जो इतने एक्सपेंसिव शेयर्स होते हैं आप पूरा का पूरा शेयर खरीदें। आप फ्रैक्शनल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप अफोर्ड भी कर पाएंगे इन्वेस्ट करना। और तीसरी चीज में ये कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये इसका सेटलमेंट टाइम पीरियड जो है, जो इंडिया में T+2 परस्पेक्टिव से होता है, आप जो स्टॉक खरीदते हैं 2 दिन बाद आपके अकाउंट में आता है, और जब आप बेचते हैं तो पैसे 2 दिन बाद अकाउंट में आते हैं। यहाँ वो T+3 तरीके से होगा। आप खरीदेंगे तो 3 दिन बाद आपके अकाउंट में आएगा, और आप बेचेंगे तो 3 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आप समझ सकते हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि अगर इस तरह से कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करता है, भले ही म्यूचुअल फंड्स के एफओएफ के जरिए हो या अलग प्लेटफॉर्म से हो जो कि एक्सचेंज हमें प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह की टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगी? तो टैक्स इम्प्लीकेशंस, कविता, जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर 65% फंड इन्वेस्ट कर रहा है डोमेस्टिक इक्विटीज में, तो वो इक्विटी टैक्सेशन माना जाता है, जिसमें कि हमको पता है अगर 1 साल तक इन्वेस्ट करते हैं या उसे कम करते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन लगता है, हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है जो कि 15% है। और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो 1 लाख तक आपका लॉन्ग टर्म गेन्स फ्री होता है, और उसके बाद का जो आपका प्रॉफिट होता है 1 लाख के ऊपर का, उस पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। वही चीज अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएंगे तो ये बिकॉज आप डायरेक्टली एक स्टॉक खरीद रहे हैं यूएस कंपनी का, तो ये इंडियन करंट कॉन्टेक्स्ट में डेट इन्वेस्टमेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिसमें आपको पहले 2 साल तक आपको शॉर्ट टर्म गेन लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके गेन्स होंगे वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे, और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा आपकी इनकम के हिसाब से। अगर आप 30% टैक्स में बिलोंग करते हैं ब्रैकेट में, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। 2 साल के ऊपर इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा आपको। तो जिसका मतलब ये है कि आपकी परचेज प्राइस को एडजस्ट किया जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, और उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन होगा उसका आपकी परचेज प्राइस से इंक्रीज हो जाएगी, और उस पर आपको 20% टैक्स लगाया जाएगा। यही सेम चीज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं आप इंटरनेशनल में, तो आपको 3 साल हो जाता है, ना कि 2 साल। 3 साल तक आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि आपकी इनकम के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, और 3 साल के बाद वो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स लगाया जाएगा। चलिए, काफ़ी विस्तार पूर्वक आपने तमाम जानकारियां दी हैं, न सिर्फ बाजार की आज की गिरावट को समझाया, बल्कि किस तरह से मौजूदा समय में अगर आप विदेशी बाजारों में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं इसकी बारीकियां भी संतोष समझाई आपने। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। लेकिन चलिए, आज की बाजार की गिरावट और आपके पोर्टफोलियो पर किस तरह से समझाइश दे रहे हैं फंड हाउसेस, और किस तरह